नेक्स्ट वील स्टडी द केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉज में सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर ने बताया था कि जो प्लैनेट्स हैं दे आर मूविंग अराउंड द सन एंड इन एन इलेप्टिकल पाथ। जो भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड इलेप्टिकल पाथ में मूव करते हैं विद सन एज वन ऑफ इट्स फोकस। तो हम जानते हैं कि इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक फोकस पे यहाँ पर सन होता है। सेकंड लॉ था लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोलते हैं, इट्स इमेजिनरी लाइन joining a planet and the sun sweeps equal area of space during equal time interval। यानी कि आप ये मान के चले कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो जैसे जैसे इसका डिस्टेंस सन से डिफर करता है वैसे ही इसकी स्पीड भी डिफर करती है। यहाँ पर सन फोकस पर है और ये प्लैनेट इलेप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। तो यहां से जैसे ही ये मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, लेट से कुछ डेल्टा टी टाइम में, तो अगर इसको सन से कनेक्ट कर दें तो दिस इज द इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द प्लैनेट एंड द सन। इट स्वीप्स एन एरिया, ये एरिया स्वीप होगा बाय दिस लाइन इन डेल्टा टी टाइम। इट इज इक्वल फॉर एवरी डेल्टा टी टाइम। लेट से हमने यहां पर दो पोजीशन पर लिया हुआ है, लेट से इट इज पोजीशन 1 एंड इट इज पोजीशन 2। तो ये लाइन यहां पर ये एरिया डेल्टा टी टाइम में स्वीप करती है, और दूसरा ये लाइन अगर यहां पर सेकंड पोजीशन पर कंसीडर करते हैं तो ये एरिया स्वेप्ट यहां पर कितना होगा, दिस इज A2 और ये होगा A1। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल टाइम इन, इफ इट इज also delta t and this time interval is also delta t, so we need to prove that A1 equals to A2 and A1 A2 क्या है, the area swept by this line, imaginary line connecting the sun and the planet। तो बच्चों आओ इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली क्या होता है कि प्लैनेट इज मूविंग अंडर द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द सन। तो जो भी प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन होता है दैट इज पासिंग थ्रू द सन ओनली। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सन से पास करेगी एट एवरी मोमेंट, एट एवरी मोमेंट इट विल पास थ्रू द सन। तो अगर हम इस प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन देखें, सो यू कैन से इफ वी कंसिडर टॉर्क अबाउट सन, टॉर्क में हमारा r क्रॉस f होता है, वी कैन राइट r परपेंडिकुलर इंटू f। तो यहां पर r परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि सन से ही आपका फोर्स पास हो रहा है, तो यहां पर जो डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द सन विल बी जीरो। सो टॉर्क अबाउट सन ऑन द प्लैनेट विल बी जीरो। अगर टॉर्क जीरो है सो वी कैन से the angular momentum about sun will be constant, or we can say it will be conserved। So we can write angular momentum for position 1 and position 2 and it will be constant throughout। अगर हम पोजीशन 1 की बात करें, लेट से यहां पर वेलोसिटी v1 है और इसका डिस्टेंस सन से कितना है r1। सो एंगुलर मोमेंटम अगर बच्चों याद होगा इसको हम r क्रॉस p यानी कि लीनियर मोमेंटम, और यहां पर हम लिख सकते हैं r क्रॉस m इंटू वी। नेक्स्ट हम निकालते हैं एरिया स्वेप्ट बाय दिस इमेजिनरी लाइन। तो आप इस इमेजिनरी लाइन से एरिया स्वेप्ट निकालेंगे तो आप ये देखेंगे दिस डिस्टेंस इज r1, इसको हम r1 वेक्टर लिख सकते हैं। और यहां पर ये बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, दैट इज v1 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि v इज द स्पीड और v1 इंटू डेल्टा टी ये लेंथ हो जाएगी। तो अगर आप इसका यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालने जाएं तो आपको a1 क्या मिलेगा, a1 विल बी हाफ ऑफ r1 क्रॉस दूसरा वेक्टर है v1 डेल्टा टी। v1 डेल्टा टी आपकी ये लेंथ हो जाएगी और r1 क्रॉस ये हो जाएगी। तो बच्चों अगर याद होगा आपको, हमने क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू
एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था। और यहां पर अगर A2 हम निकालने जाए, A2 को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ R2 क्रॉस V2 इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर देखेंगे कि दोनों में हमें पता है R1 क्रॉस V1 इज इक्वल टू R2 क्रॉस V2। R1 क्रॉस V1 इक्वल टू R2 क्रॉस V2 है। तो उससे हमें यहां पर देखो डेल्टा टी और हाफ ये दोनों कॉमन है और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से हमें मिल जाता है A1 इक्वल टू A2, यानी कि एरिया स्वेप्ट बाय दिस इमेजिनरी लाइन इन इक्वल टाइम इंटरवल विल बी इक्वल। तो इस तरह से हम कैपलर्स के लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो वी विल गेट एरिया A1 इक्वल्स टू A2। थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स में केपलर ने दिया था कि टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन विल बी टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि आर इज द सेमी मेजर एक्सिस। अगर आपका ये इलेप्टिकल पाथ होता है तो इसमें क्या होता है, ये मेजर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस का हाफ जो होता है उसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब इसको हम प्रूव करते हैं फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ये प्रूव करना रिलेटिवली इजी है। जैसे हमने हमने ऑर्बिटल स्पीड निकाली थी। ऑर्बिटल स्पीड हमने एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू निकाली थी। ऑर्बिटल स्पीड वाज कमिंग आउट टू बी v was gm by r and m is the mass of the sun। ये आ जाएगा। और यहां पर ये प्लेनेट का मास यहां पर नहीं आ रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्लेनेट। तो यहां पर हम अगर टाइम पीरियड की बात करें सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, तो ये आपका पूरा पैरामीटर हो जाएगा 2 πr, और इसको v से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो 2 πr बाई वी हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। v को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1/v विल बी रूट ऑफ आर बाई जी एम, ये आ जाएगा। और यहां पर अगर स्क्वायर करें तो टी स्क्वायर विल बी 4 π स्क्वायर, और ये टर्म क्या होगा, दैट इज आर स्क्वायर और आर, यानी कि आर क्यूब हो जाएगा। और जीएम, ये जीएम आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहां पर ये थर्ड लॉ भी केपलर का प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, यानी कि एक सैटेलाइट किसी प्लेनेट या सन के अराउंड ऑर्बिट कर रही है। लेट्स से दिस इज अर्थ, और अर्थ के अराउंड कोई भी सैटेलाइट ऑफ m मास इज ऑर्बिटिंग एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। तो इसकी हम एनर्जी निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं हाफ m v इंटू स्क्वायर। इसकी ऑर्बिटल, और ये वेलोसिटी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दैट इज जी एम ओवर आर रूट। तो यहां से अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे यू विल गेट जी एम स्क्वायर करेंगे इंटू एम ओवर 2r। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम इंटू एम, और इसका डिस्टेंस कितना है r। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो फाइनल टोटल एनर्जी अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी इज जी एम स्मॉल एम बाई 2r। ओके, r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट और m मास कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ। ठीक है, यहां पर और पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, सो वी कैन राइट जी एम स्मॉल m ओवर r। टोटल एनर्जी को आप कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी माइनस टाइम्स जी एम एम ओवर 2r, ये आ जाएगा। और आप ये देखेंगे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसका नेगेटिव टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी हाफ है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ये है, इसको अगर हाफ कर दें दैट विल बी योर टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड पोलर सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी यानी कि वर्ड से ही हमें पता है दीज सैटेलाइट्स अपीयर फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और दीज सर्कुलेट इन द सर्कुलर ऑर्बिट इन इक्वेटोरियल प्लेन। जैसे ये हमारा अर्थ है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स एक्सिस। तो ये एक्सिस पर है, तो ये आपका इक्वेटर हो गया। तो जो जीएस स्टेशनरी सैटेलाइट होगी उसका जो प्लेन होगा दैट विल बी पैरेलल टू द इक्वेटोरियल। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है कि कोई भी प्लेन जो इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल है दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। तो वो इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है। दूसरा, उसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, यानी कि 24 आवर्स है। अगर एक पॉइंट से आप सैटेलाइट देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड, इस पॉइंट का टाइम पीरियड और सैटेलाइट का टाइम पीरियड सेम होगा, तो किसी भी पॉइंट से ये विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, द सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द अर्थ विल बी फिक्स्ड, यानी कि ये अर्थ के साथ साथ ही घूमेगी। तो टाइम पीरियड को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं दैट टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू रेडियस, यानी कि ये हम डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ से, रेडियस का क्यूब। इस तरह से हम ले सकते हैं, सॉरी, ओके। देन आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर ई प्लस एच, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट। ये हाइट होगी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और ये हाइट अगर हम टाइम पीरियड इसको 24 आवर्स कर देते हैं तो हाइट हमारे पास निकल के आती है दैट इज 35,800 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। सो दिस हाइट इज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि ये रेडियस ऑफ अर्थ से हाइट काफी ज्यादा होती है। क्योंकि ये अर्थ के रेस्पेक्ट में एज ए फिक्स दिखती हैं, तो ये टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट इज पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स मूव्स अराउंड द पोल्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप ये देखेंगे जैसे कि ये हमारी अर्थ है, इट इज मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, इस एक्सिस के अराउंड ये ऐसे मूव कर रही है। तो हमारी पोलर सैटेलाइट्स कुछ इस तरह से इनका ऑर्बिट होता है, और एक टाइम में इनका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो कुछ ऐसे इस तरह से एक स्ट्रिप को कवर करते हैं। फिर क्या, अर्थ और रोटेट होती है, फिर दूसरी स्ट्रिप कवर करते हैं दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में तीसरी स्ट्रिप करते हैं, एंड सो ऑन। सो दे कवर ऑल द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारी पोलर सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के पूरे सरफेस को कवर कर देती है। और इनका टाइम पीरियड अराउंड 90 टू 100 मिनट्स होता है, और हाइट 500 टू 800 किलोमीटर होती है। दे आर वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। कैमरा फिक्स्ड ऑन इट कैन ओनली व्यू अ स्मॉल स्ट्रिप ऑन द अर्थ इन वन ऑर्बिट। एडजेसेंट स्ट्रिप्स आर व्यूड इन द नेक्स्ट ऑर्बिट। जैसे हमने बताया, एक बार में एक स्ट्रिप देखेंगे, दूसरी बार में दूसरी स्ट्रिप, तीसरी बार में तीसरी स्ट्रिप, इस तरह से ये एडजेसेंट स्ट्रिप्स को। सो होल अर्थ कैन बी व्यूड स्ट्रिप बाय स्ट्रिप ड्यूरिंग द एंटायर डे। तो पूरे दिन में ये पूरे अर्थ सरफेस को कवर कर देते हैं। These satellites can view polar and equatorial region। तो यहां से ये पोल को भी कवर करते हैं और इस तरह से आते हैं तो इक्वेटर रीजन को बाई पार्ट्स में ये पूरा भी कवर कर देते हैं। एंड विद हाई रिजोल्यूशन। हाई रिजोल्यूशन क्यों? क्योंकि इनका डिस्टेंस कितना है, 500 टू 800 किलोमीटर। इट्स वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस, तो इनका रिजोल्यूशन काफी हाई हो जाता है। यूज फॉर रिमोट सेंसिंग, मेट्रोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसको सरफेस को जब स्टडी करते हैं, किसी भी प्लेनेट को या फिर अर्थ के सरफेस को स्टडी करने के लिए ये यूज आती है, या फिर वेदर फोरकास्ट वगैरह में ये यूज होती है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आवर पोलर सैटेलाइट्स। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट we'll solve some previous year problem. We'll start with the NEET 2013 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है a radius of planet is twice the radius of earth, both have almost average mass density, equal average mass density,
and Vp and V are the escape velocity of the planet and the Earth respectively. Then you need to compare the Vp and Ve in the given options. तो यहां पर क्या दिया हुआ है पहले बच्चों ये देख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है that both have equal mass density, यानी कि density of Earth is equals to the density of planet, and Ve and Vp are the escape velocities on Earth and another planet respectively. We need to compare Ve and Vp, और रेडियस को दिया हुआ है रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, ये आपको दिया हुआ है। तो डेंसिटी इक्वल दी हुई है, तो हम पहले लिख लेते हैं एस्केप वेलोसिटी बच्चों हमारी क्या होती है, दैट इज 2 टाइम्स जी एम बाई आर। ये हमारी सरफेस से एस्केप वेलोसिटी होती है। लेकिन यहां पर मास का टर्म आ रहा है और हमें रेडियस के टर्म में और डेंसिटी के टर्म में निकालना है, तो हम मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। ओके, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी यानी कि वीई जिसको हम बोल सकते हैं दैट विल बी 2 टाइम्स जी ओवर आर 4 पाई/3, ओके, एन इंटू रो, ये आपका रो आ जाएगा और ये आर क्यूब ये आ जाएगी, दैट इज। अब यहां पर देखेंगे आप, दिस इज आर क्यूब, सॉरी दिस इज आर एंड दिस इज आर क्यूब, फाइनली आपके पास ये आ जाएगा दैट इज जी इंटू 8 पाई/3 इंटू डेंसिटी, और आर क्यूब को कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा आपके पास आर। So we can say escape velocity is proportional to product of rho into r, ये आपके पास आ जाएगा। यानी कि एवरीथिंग इज जी 8/3 ऑल आर कांस्टेंट, डेंसिटी और रेडियस पर कुछ इस तरह से ये डिपेंड करता है। तो अब हम बोल सकते हैं वेलोसिटी, escape velocity on earth over escape velocity on the planet is density of earth divided by density of planet into a radius of earth divided by a radius of planet। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, सो ये 1/1 हो जाएगा। सो द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी विल बी द रेशियो ऑफ द रेडियस। तो यहां से ये मिल जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ प्लेनेट को आप लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। So we can say escape velocity is Vp by 2, यानी कि 0.5 भी आ सकता है और हम बोल सकते हैं Vp equals to twice of Ve, यानी कि जिस प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं वहां पर escape velocity will be twice of escape velocity on the earth surface। तो यहां पर ये ऑप्शन आ गया है आपका और आप यहां से चेक कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर एज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट एट रेस्ट एट हाइट। ये ध्यान से देखना है बच्चों, अगर हाइट दे रखी है एंड दिस इज नॉट द डिस्टेंस, दिस इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, 3r इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, r is the radius of earth, m is the mass of earth, minimum speed with which it should be projected so that it does not return back। does not return back वाला वर्ड आपको ध्यान से देखना है, इसका मतलब यहां से आपको इंफिनिटी पर पहुंचाना है, यानी कि इसको एस्केप कराना है, ये एस्केप स्पीड के जैसे होगा, बट इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब वो मिनिमम आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो इसको बच्चों ऐसे सॉल्व करते हैं। लेट से ये आपकी अर्थ हो गई और जो भी आपका पार्टिकल है दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ, अगर सेंटर से देखेंगे दिस इज 3r प्लस r विल बी एट डिस्टेंस ऑफ 4r। तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल गिव यू
पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और अगर हम इसको इन्फिनिटी पर पहुंचा रहे हैं तो इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करते हैं, एंड विद मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इट रीचेस द इन्फिनिटी, दैट इज जीरो। तो यानी कि इसकी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जी एम, मास ऑफ द पार्टिकल, और सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4r। यहां पर आप एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे एंड दैट विल गिव यू total sum as 0. Initial kinetic energy will come out to be, kinetic energy will be come out to be gm m over 4r. r is the radius. काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ये मिनिमम स्पीड आप इसको प्रोवाइड करेंगे और यहां से आप डिड्यूस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा v इक्वल्स टू रूट ऑफ जी एम ओवर 2r। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एस्केप वेलोसिटी के बारे में है और यहां पर भी रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि आपको एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिवाइड बाई एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट बताना है और आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। बच्चों हमने देखा था कि हमारी एस्केप वेलोसिटी वाज कमिंग आउट टू बी सम 8 पाई रो जी बाई 3 रूट एन इंटू आर। ये हमारी एस्केप वेलोसिटी आ रही थी। सो वी कैन से इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो इंटू आर। सो हम बोल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिवाइड बाई एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द प्लैनेट। और अपने को पता है कि ये डेंसिटी ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ है, तो ये रेशियो आपका आ जाएगा 1/2 रूट एन और ये आ जाएगा 1/2। तो ये आपके पास आ गया। तो यहां से आप निकाल सकते हो एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ ओवर एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज 1/2 रूट। तो आप इन दोनों का रेशियो लेंगे, इट विल गिव यू 1:2 और ये डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around the planet of mass m to transfer it to circular orbit of radius r1 to another radius r2। ये बोल रहे हैं कि एक ऑर्बिट है, यानी कि आप ये देखें जस्ट लाइक दिस इज अर्थ और यहां पर एक ऑर्बिट है जिसका रेडियस r1 और इसको दूसरे ऑर्बिट में यानी कि r2 ऑर्बिट के रेडियस में दिस इज r1 और इसको एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करके आपको r2 रेडियस में भेजना है। तो ये काइनेटिक एनर्जी एडिशनल कितनी हो? तो हम बोलते हैं देखो ऑर्बिट की हमें यहां पर क्या लिखनी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इनिशियल प्लस एडिशनल जो काइनेटिक एनर्जी हमने प्रोवाइड की है, ओके, विल गिव यू द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट 2। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर इसकी टोटल एनर्जी होगी और इसको एडिशनल हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की तो ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाए। तो हम यहां पर टोटल एनर्जी एज यू नो हमारी कितनी आती है, -g m इंटू एम ओवर 2r1। ये आपकी टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट होगी। हम एडिशनल यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये आपके पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जी एम एम और रेडियस अगर r2 है तो ये आपकी टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो भी हो जाएगी। यहां से आप काइनेटिक एनर्जी जो कैलकुलेट करेंगे, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी वी नीड टू प्रोवाइड विल बी जी एम
ओवर m बाई 2 को आप यहां पर कॉमन लेंगे, इट विल गिव यू r1 माइनस 1 बाई r2। ये आपको इजीली ऑप्शन मिल जाएगा। और यहां पर देखेंगे ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर नीट 2016 का क्वेश्चन है। A satellite of mass m orbiting in the Earth of radius r is at height h from its surface. Total energy of the satellite in terms of g naught, the value of acceleration due to gravity at the earth surface। तो यहां पर g naught क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, इसके टर्म्स में निकालना है। तो पहले तो हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं माइनस जी m into m over 2 and r. r is the radius of orbit. Radius of orbit. यहां पर स्मॉल m मास हो जाएगा, मास ऑफ द सैटेलाइट और कैपिटल M आपका मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, मास ऑफ। ओके, अब यहां पर r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। r को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h। ये हमारा टोटल हो जाएगा क्योंकि अर्थ सरफेस से कितनी हाइट है, h हाइट है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी विल कम आउट टू बी, टोटल एनर्जी विल बी माइनस जी एम इंटू एम ओवर 2, और इसको हम लिख सकते हैं आर ई प्लस एच। अब हमें ये जी नॉट के टर्म्स में लिखना है। जी नॉट को बच्चों आपको याद होगा, जी नॉट की वैल्यू आती है ओवर आर ई स्क्वायर, ये आती है। तो हमें यहां पर जी और एम का टर्म यहां पर दिख रहा है। हम यहां पर क्या करेंगे, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा, दैट इज माइनस जी एम ओवर आर ई स्क्वायर, ये टर्म आ गया, दैट इज m इंटू आर ई स्क्वायर, और यहां पर 2 आर ई प्लस एच, आर ई यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये टर्म आपको क्या मिल जाएगा, ये जी नॉट मिल जाएगा। जी नॉट मिलने के बाद आप टोटल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी विल बी m माइनस m जी नॉट आर ई स्क्वायर ओवर 2 ऑफ आर ई प्लस एच, ये आपका हो जाएगा। और यहां से आप ऑप्शन चेक करेंगे, आई थिंक दिस ऑप्शन इज मैचिंग, क्योंकि ये माइनस है। आप देखेंगे ए और बी में बस माइनस साइन का डिफर कर रहा है, क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये नीट 2019 का है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a time period of geostationary satellite is 24 hours at a height दी हुई है बच्चों, ये डिस्टेंस नहीं है, it is equals to 6 re। re is the radius of earth from the surface of the earth। time period of another satellite whose height is 2.5 re from the surface। तो यहां पर आपको हाइट दे रखी है दो सैटेलाइट की, यानी कि हम सैटेलाइट 1 की बात करें तो इसकी h इज 6 re। तो हम ऑर्बिट का रेडियस हम बोल सकते हैं re प्लस h, एंड दैट विल कम आउट टू बी 7 re। सैटेलाइट 2 की बात करें तो यहां पर h इज गिवन एज 2.5 re। ऑर्बिटिंग रेडियस हम बोल सकते हैं दैट इज h प्लस re, दैट विल गिव यू 3.5 re, ये हो जाएगा। अब यहां पर वी विल यूज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर। उन्होंने बोला है टाइम स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि T1 ओवर T2 होल स्क्वायर विल बी R1 ओवर R2 होल क्यूब। तो यहां पर R1 आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज 7 re, और दूसरा आ रहा है दैट इज 3.5 re।
इसका होल क्यूब करेंगे, सो यू विल गेट दिस रेशियो 8, क्योंकि ये 2 आ जाएगा और 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी अ क्यूब, ये आपको 8 दे देगा। तो यहां से 8 आ जाएगा, दैट वी कैन से T1 ओवर T2, रूट करेंगे तो ये आपको 8 का रूट यानी कि 2√2 मिल जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो T2 इक्वल्स टू T1 ओवर 2√2, और T1 की वैल्यू आपको 24 आवर्स दे रखी है, इसको 2√2 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 6√2 आवर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, a body of mass m is revolving in a circular orbit of radius r about a planet. Another body of mass m by 2 collides with a velocity half, that is v vector by 2, the instantaneous velocity v of a. The collision is completely inelastic, then combined body is continuous continuous move in a circular orbit, escape from the planet's gravitational field, falls off vertically downward towards the planet, and start moving in a elliptical orbit around the planet. तो पहले बच्चों, अगर आपको ऑर्बिटल स्पीड पता है, अगर एक प्लेनेट है और यहां पर इसके अराउंड एक ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट आपको दिया हुआ है, तो सर्कुलर ऑर्बिट की हम बहुत इजीली स्पीड निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल स्पीड इज gm ओवर r, ये होती है। अब यहां पर एक दूसरा मास कोलाइड होता है, तो ड्यूरिंग कोलिजन वी कैन कंसीडर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि यहां पर जो भी फोर्स होगी नॉन इंपल्सिव फोर्स होगी, तो फॉर डेल्टा टी टाइम impulse of gravitational force will tends to 0। ओके, तो यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, हम कहेंगे m इंटू वी प्लस m बाई टू इंटू वी बाई टू। इनइलास्टिक कोलिजन है, वी कैन से combined mass is 3 by 2 m n into v prime. So you will get v prime will equals to 5 by 6 v, ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास v प्राइम आ जाएगा, यानी कि दिस वेलोसिटी इज लेस देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बच्चों इस केस में मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि अगर ऑर्बिटल स्पीड से कम आपकी स्पीड हो जाती है, सो फर्स्ट केस में इफ योर v इज लेस देन योर ऑर्बिटल स्पीड, उस केस में क्या होता है बच्चों, ये अगर आपका प्लेनेट है और इनिशियल वाज द सर्कुलर ऑर्बिट में अगर आपका ये होता है और किसी भी पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड से कम होती है, तो होता क्या है कि इट स्टार्ट्स मूविंग इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, और यहां पर जो प्लेनेट होगा तो ये नियर बाई फोकस होगा, यानी कि इसको हम F1 बोल सकते हैं, और ये दूर वाला फोकस होगा F2। तो यहां पर जो प्लेनेट होगा जिसके अराउंड ये सैटेलाइट है, वो फार वाले फोकस पर होगा। ठीक है, ये हमारा केस 1 है। केस 2 में बच्चों क्या होगा, केस 2 में इफ योर वेलोसिटी इज vo, देन सर्कुलर ऑर्बिट होगा, सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, सर्कुलर ऑर्बिट, अगर आपका वेलोसिटी इसको इंक्रीज करके अगर आप ऑर्बिटल स्पीड से इंक्रीज कर दें, उस केस में बच्चों क्या कंडीशन होती है कि ये आपका प्लेनेट है, इनिशियल आपका सर्कुलर ऑर्बिट लेट से, तो ये क्या होता है, अगर आपने स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से कम कर दी, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्पीड एस्केप स्पीड से कम होनी चाहिए। सो दिस speed is greater than the orbital speed and less than the escape speed। ओके, यानी कि एस्केप हो जाएगा तो फिर ये बहुत बड़े यानी कि r टेंड्स टू इंफिनिटी के रेडियस में जाएगा और ये इंफिनिटी पे पहुंच के फिर वापस नहीं आएगा। तो इस केस में अगर आपकी एस्केप और ऑर्बिटल स्पीड की बीच की स्पीड है, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, यहां पर ये आपका जो ऑर्बिट होता है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, और यहां पर जो प्लेनेट रहेगा आपका पी प्लेनेट,
वो नियर बाई फोकस पर रहेगा, यानी कि F1 पर रहेगा। ये दूसरा फोकस होगा F2। तो आपने देखा दोनों में क्या अंतर है। फर्स्ट वाले केस में इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा, प्लेनेट विल बी एट अदर फोकस। अगर आपकी वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा हो गई, एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो यहां पर प्लेनेट नियर बाई फोकस पर होगा और ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करके वापस यहां आएगा, एंड योर एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। ओके, अगर आपकी वेलोसिटी, फोर्थ पॉइंट, इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस टेंड्स टू इंफिनिटी और इट विल नेवर कम बैक, नेवर कम बैक। ओके, तो यानी कि टाइम भी इनफाइनाइट हो जाएगा, आर टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, तो ये इनफाइनाइट टाइम में वापस आएगा, तो मींस इट विल नेवर कम बैक। तो ये हमारा, तो अब हमारे इस केस में हमारी वेलोसिटी थोड़ी सी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो गई है, तो हमारा ये वाला केस होगा। तो इस केस में हम गिवन ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, इट विल स्टार्ट मूविंग इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेट। हाउएवर, अगर आपकी ये वेलोसिटी बहुत ही कम हो गई, तो ये रेडियस इतना कम हो जाएगा कि इट विल टच दी प्लेनेट, यानी कि ये प्लेनेट पर भी गिर सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड थर्ड ऑप्शन है, फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वर्टिकली कभी डाउनवर्ड प्लेनेट पे फॉल नहीं होगा। हाउएवर, अगर ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो गई, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह सर्कुलर जाके प्लेनेट को टच कर सकता है, एंड इट कैन फॉल ऑफ टू द प्लेनेट बट नॉट स्ट्रेट अवे, यानी कि स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, ये ऐसे सर्कुलर जाते हुए इट कैन टच, अगर ये आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पर मैं आई विल रिकमेंड कि जो नीट वाले बच्चे हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर दें। ये जेई का क्वेश्चन है एंड इट इन्वॉल्व्स अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। इट्स अ गुड क्वेश्चन। अ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ लो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. Its radius is roughly equals to the radius to that of the Earth's radius RE. By firing a rocket attached to it, its speed instantly increased in the direction of its motion so that it becomes root 3 by 2 times larger. Due to this farthest distance from the center of Earth that the satellite reaches R, what is the value of R? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। क्या इसमें क्वेश्चन बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं कि लेट से दिस इज योर प्लेनेट अर्थ और इसके पास एक आपकी सैटेलाइट, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है जिसका ऑर्बिटिंग रेडियस इज नियरली इक्वल टू द अर्थ रेडियस। ये आपको गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर एक रॉकेट फायर करते हैं एंड ड्यू टू फायरिंग ऑफ दिस रॉकेट इट गेट्स द एनर्जी और ये फिर इलिप्टिकल शेप में घूमने लग जाती है। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये रेडियस जो मैक्सिमम रेडियस होगा वो कितना होगा, फारदेस्ट। इलिप्टिकल में आर आपको मैक्सिमम निकालना है, ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है कि v को v प्राइम इज रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ v ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल स्पीड होगी रॉकेट फायर करने के बाद आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज कर दी जाती है, रूट 3 बाई 2 टाइम्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर दो चीज कंसीडर करनी होगी। एक होगा आपका एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा हम यूज करेंगे यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। ओके, और इनिशियल ऑर्बिटल स्पीड आप बोल सकते हो दैट इज रूट ऑफ जी एम ओवर आर ई, ये होगा। तो हम पहले एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन से इनिशियल, टोटल इनिशियल एनर्जी, ओके, इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, एनर्जी फाइनल। इनिशियल एनर्जी देखो आप देखेंगे कि इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी जी एम इंटू एम बाई
आर ई, प्लस इसको एक एडिशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी गई वी प्राइम स्क्वायर, और यहां पर हम बोलेंगे हाफ एम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसको आप पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, माइनस जी एम इंटू एम, और जो मैक्सिमम रेडियस है हम उसको आर लिख रहे हैं, आर मैक्सिमम डिस्टेंस पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। और काइनेटिक एनर्जी बच्चों मिनिमम होती है यहां पर, ये हम कुछ वी स्क्वायर, ये हम यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं। ओके, हमारी एक इक्वेशन ये आ जाती है। दूसरा आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन से हमारी आई, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से वी कैन से एम इंटू वी इंटू आर इक्वल्स टू एम इंटू वी प्राइम, और इसका रेडियस कितना है आर ई, ये है। अब हमें v प्राइम की वैल्यू पता है, v प्राइम इज नथिंग बट √3/2 टाइम्स ऑफ v ऑर्बिटल, दैट इज √3/2 टाइम्स ऑफ gm ओवर आर ई, ये होल रूट के अंदर, ये आपको v प्राइम पता है। तो अगर v प्राइम की वैल्यू आप यहां पर डालेंगे तो आपको LHS पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन थोड़ा करते हैं। इसके कैलकुलेशन में आप आगे फर्दर करेंगे जी एम कैपिटल एम ओवर एम, और यहां पर आर ही आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, प्लस m/2, और v को स्क्वायर करके डालेंगे, यू विल गेट 3/2 ऑफ जी एम ओवर आर ई, ये आपके पास आ जाएगा। एंड दिस थिंग इज नथिंग बट 3/4 एंड दिस इज -1। सो RHS में आपके पास ये टर्म आ जाएगा, दैट इज -GM ओवर आर, और यहां से आप इस v की वैल्यू डाल सकते हैं। देखो m कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू यानी कि v स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से डाल सकते हैं। यू कैन से v स्क्वायर इक्वल्स टू v प्राइम स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं v प्राइम स्क्वायर आर ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आपकी v स्क्वायर हो जाएगी। तो इसको अगर हम लिखें तो यू कैन राइट m/2 v स्क्वायर की वैल्यू v प्राइम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3/2 इंटू जी एम ओवर आर ई, ये हो जाएगी। और यहां से आपके पास ये आ जाएगा आर ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब इसको 1/1 हम कैलकुलेट करते हैं। इसको 1/1 आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज जी एम इंटू एम ओवर आर ई, इसको अगर कॉमन लें तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 3/4। सो दिस विल गिव यू LHS, जो इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम आउट टू बी -GM इंटू m/4r, ये LHS आ जाएगा। RHS को आप कैलकुलेट करेंगे -GM इंटू m/r, r इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, प्लस यहां पर आप देखेंगे mmg3 कैपिटल M स्मॉल m/4 आर ई इंटू आर ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ओके, अब यहां पर आप इस चीज को कैंसिल कर सकते हैं, जी एम और जी एम, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा ये आएगा -1/4 आर ई -1/r प्लस 3/4, यहां पर अगर आर ई को कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इट इज स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा दैट इज आर ई ओवर 4r स्क्वायर, ये ऑप्शन आ जाएगा। यहां इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों एक ही वेरिएबल है यहां पर r, और हमारा आर ई गिवन है। यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा r इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 3re। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3re। इसको यू कैन सॉल्व एंड गेट r इक्वल्स टू 3re।
तो यहां पर आपका रेडियस जो मैक्सिमम रेडियस जाने वाला है वो 3 टाइम्स ऑफ आर ही आएगा इन गिवन कंडीशन। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। A satellite of mass m revolves around the sun of radius r, around the earth of radius r at height x। बच्चों आपको हाइट जहां पर दे रखी है उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां पर ये डिस्टेंस नहीं है, हाइट x फ्रॉम द सरफेस। g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, the orbital speed of the satellite। बहुत इजी है, ऑर्बिटल स्पीड आपको पता होती है gm ओवर x हाइट दे रखी है तो हम रेडियस ये लिख सकते हैं, और r को आप लिख सकते हैं r प्लस हाइट x। इजिली आ जाएगा, g के टर्म्स में हम लिखेंगे, और g की वैल्यू एज यू नो gm ओवर आर ई स्क्वायर ये होती है। तो यहां पर हम gm की वैल्यू, इट इंप्लाइज दैट gm की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, दैट इज g इंटू आर ई स्क्वायर ये लिख सकते हो। तो यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड विल बी रूट ऑफ gm की वैल्यू हम लिख सकते हैं g इंटू आर ई स्क्वायर, और r की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस एक्स। ये तो आपके पास आ जाएगा सिंपली जी आर स्क्वायर ओवर r प्लस एक्स की पावर 1/2। तो बहुत सिंपली आप यू कैन गेट दिस आंसर, आपको आंसर डी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर पूछा हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट मास m एंड रेडियस r इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एल्टीट्यूड। ये ध्यान रखना एल्टीट्यूड दिया हुआ है 2r। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मिनिमम एनर्जी कितनी इसको रिक्वायर है टू लॉन्च, ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट मास m एंड रेडियस r इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो हम यहां पर करेंगे कि टोटल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी is equals to the total energy final, and which is equals to the total energy of the orbit। ओके, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमने निकालना है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस क्या होगा, जी एम स्मॉल एम, और ये सरफेस पर है तो आर रहेगा। फाइनल एनर्जी अगर आपको पता है कि अगर रेडियस 2 आ रहा है तो ऑर्बिटिंग ऑर्बिटिंग एनर्जी यानी कि ये होती है 2 इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r, ये हो जाएगी। तो यहां पर आप काइनेटिक एनर्जी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो सॉरी, एल्टीट्यूड 2r है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी योर 3r, सॉरी दिस विल बी 3r। So this will give you kinetic energy is gm over m r, और यहां पर 1 माइनस 1/6 ये ऑप्शन आ जाएगा, will give you 5/6 टाइम्स gm स्मॉल m over r। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए आपका मैच कर जाएगा, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, यहाँ पर जेई नीट दोनों बच्चे कर सकते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा एडवांस वाला वर्जन दिया है बट इट्स रिलेटिवली क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इसको। सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द nth पावर ऑफ डिस्टेंस, then time period of a planet in a circular orbit of radius r around the sun will be proportional to। तो इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सम k टाइम्स r टू द पावर n, ये हम लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो वो k बाई आर की पावर n के बराबर हो जाए, ये हो जाए। तो यहां पर टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये सन है और ये कोई भी प्लेनेट है। तो बच्चों हम क्या कहते हैं कि दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स विल गिव यू mv स्क्वायर ओवर r। तो यहां से आप बोल सकते हो कि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर n माइनस 1, यहां से ये आ जाएगा v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, और विल गिव यू, और यहां से आप
देखो यहां से कैंसिल करेंगे क्योंकि मास कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो ये आप यहां से आर की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, तो वी स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल आ गया। तो v के लिए आप निकाल सकते हैं दैट इज 1/r की पावर n माइनस वन बाई टू, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पर हम टाइम पीरियड निकालते हैं। सो टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, 2πr ओवर v, ये लिख सकते हैं। सो विल बी, टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू 2π, ओके, r कुछ, ये r हो गया, एंड v इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो 1/v, यहां पर 1/v करेंगे तो दिस इज v, ओके। सो v इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर, यहां पर आप लिख सकते हैं सम k टाइम्स k प्राइम, और ये डिनोमिनेटर में, क्योंकि v डिनोमिनेटर में तो ये न्यूमिनेटर में चलाएगा, r की पावर n माइनस वन बाई टू। तो यहां पर आप देखेंगे t विल बी प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r वन प्लस n माइनस वन बाई टू, इसको, सो विल गिव यू t इज r n प्लस वन बाई, और यहां पर r की वैल्यू कैपिटल R दे रखी है, तो आप बोल सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n प्लस वन बाई। तो यहां पर फंडामेंटली ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने 1/r टू द पावर n लिखना है, तो उस तरह से आपका कौन सा आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाता है सी।